हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़ी रियलिस्टिक छोटी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स की और कोशिश करते हैं उनका कोई प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड होने वाला है 207वें एपिसोड के जवाबों से रिलेटेड। तो चलो आज का एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 209 स्टार्ट करें। आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन आया है। हेलो सुनीता जी, मेरे हस्बैंड का चल रहा है मामा की लड़की से। किस बात का शौक मुझे पहले से था, शक होगा। उनके पास फोन आता था शादी के बाद, मगर मैं शुरू श्योर नहीं थी। शादी के बाद मेरी जेठानी ने कहा कि मामा की लड़की के साथ चक्कर था तुम्हारे पति का पहले से। शादी के बाद जब जब बात खुली तो मैंने कहा कि भाभी भी यह बात कह रही हैं और मुझे शक भी था, तो तुम इतना फोन पर बात क्यों करते हो, ऐसा क्या है। तो कहते हैं कुछ नहीं है, वह मुझसे बहुत छोटी है, हमने उसे पाला है। यहाँ पर जब छोटी थी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ना जाने मुझे शक भी होता है और मेरी जेठानी ने भी यह बात कही है। हमारा ट्रांसफर हुआ है, वह वहीं पर हुआ है जहां पर वह रहती है, इनकी बहन। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आता। मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हो सकता है कि केवल भाई बहन का ही रिश्ता हो और हो सकता है जो आप सोच रही हो वो हो, क्योंकि आपके यहाँ होता है ना ये चीज। अब इसमें क्या है, अगर आपकी जेठानी पे आप अंधविश्वास करो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दाम्पत्य में तिल्ली डालने के लिए उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, है ना। और दूसरी चीज, आपके कहने या ना कहने से आपके पति पर फर्क पड़ लेगा। तो मोस्ट प्रैक्टिकल और सटीक तरीका इस टाइम पे क्या है कि जो आपके पति कह रहे हैं आप उस पर बिलीव करें। अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपना 100% पूरा भरोसा और प्यार समर्पण के साथ रहें। हो सकता है केवल एक भाई बहन वाली बॉन्डिंग हो, कजिन वाली बॉन्डिंग हो, इससे ज्यादा कुछ ना हो। ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी आपके रुकने से कुछ रुक तो रहा नहीं। और एक बार मैंने पहले कहा था कि शायद कई शादियों का वो है, सिस्टम है मुस्लिम्स में, तो वो चक्कर आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो उस पर किसी ने जवाब दिया था कि पहली पत्नी की मर्जी के बिना कोई डिवोर्स नहीं दे सकता ऐसे, है ना। तो पत्नी की भी रजामंदी चाहिए दूसरी शादी के लिए भी और डिवोर्स के लिए भी। तो अगर ऐसा है, तो अगर आपको लगता है कि कभी ऐसा होगा तो आप अपने उस हक का यूज करना। ठीक है ना। लेकिन अभी केवल किसी की कही सुनी बातों को लेकर, जब तक आप पक्का कुछ आंखों से देख नहीं लेती या कानों से सुन नहीं लेती अपने, तब तक मैं कहूंगी कि शक के चक्कर में अपने जीवन को खराब मत करो। हो सकता है सब कुछ ठीक हो, केवल एक नॉर्मल बॉन्डिंग ही हो और केवल आपके दिमाग में एक जहर घोलने की वजह से ही आप तक ये इन्फॉर्मेशन गई हो। तो दूसरा पर्सपेक्टिव भी देख लो पिक्चर का, आपके मन में ज्यादा शांति रहेगी। क्योंकि इसके अलट अगर आप दूसरा सोचोगे कि अलट पलट कर दूं इस चीज को, हो कुछ पाएगा नहीं आपके कहने सुनने से। अलबत्ता ये होगा कि आपका जो अभी चल रहा है ना, जैसा भी चल रहा है वैवाहिक जीवन, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट। मैम, मैं अपने पति का पूरा काम करती हूँ, मैं अकेली बहू हूँ, मेरी सास अलग रहती है। उसी घर में मेरे हस्बैंड लड़ाई करके मुझसे उसके पास चले जाते हैं और फिर मुझसे पलट तक के नहीं देखते। मेरी सास मुझे तलाक देने को उनको बोलती है और मुझे उल्टा बदनाम करती है। जो मेरी सास मेरे बारे में गलत बोलती है, ये काम नहीं करती, घमंडी है, जबकि मेरी सास मुझे बात बात पे ताना मारती है। इसीलिए मैं उससे बातें नहीं करती। तो मेरे पति भी उसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैम, मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल बी टेक्निकली राइट, है ना। अगर वो ताना मार रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप पब्लिक में तो स्पेशली, जब आपके पति सामने हो तब स्पेशली, है ना, अपनी तरफ से कोई मौका मत छोड़ो जिससे आपके बिहेवियर पे क्वेश्चन उठाए जाए। जब आप काम सारा कर रही हो, देखो मैं ये कहती हूँ, अगर हम काम नहीं कर रहे तो एक बार को वो है कि चलो जी हम तो कर ही नहीं रहे, बुरे हैं तो बुरे ही सही। लेकिन अगर हम काम पूरा कर रहे हैं, एफर्ट हमारे पूरे जा रहे हैं, सिर्फ एक बोलने का कैसा तरीका है हमारा, या हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इस बात को लेके अगर हमारी इमेज खराब हो रही है या हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने बोलने के तरीके में या अपने सब्र में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, बस। है ना भाई। मेन है, सारी जिम्मेदारी उठा रहे हो, काम कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो जरा सा बोलने का अपना ध्यान अगर रख लो कि हम कैसे बोल रहे हैं। नहीं मन कर रहा, कोई बात नहीं, फिर भी बोल लो, बोला जा सकता है अगर आप एफर्ट डालोगे तो। जब जितनी चिढ़ किसी के लिए हमारे मन में है, उसके लिए हम खाना बना रहे हैं, उसका सारा काम करके दे रहे हैं,
सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमसे बोला नहीं जाएगा? बोल लिया जाएगा। ठीक है ना? तो बजाय ये करने के कि माँ बेटे एक तरफ और आप एक तरफ, जब आप काम सारा कर रही हो तो आप भी ये दिखाओ कि भाई मैं भी बिल्कुल राजी में राजी हूँ आपकी। भले आप नहीं हो, काम भी तो कर ही रही हो बेमन के, ऐसी बेमन के बोल भी लो। सारा काम करके और बिना बोल के आपने अपने किए कराए पे पानी फेरना है, बस और कुछ नहीं। तो अपने आप को थोड़ा सा बस ये करो कि पॉलिटिकली राइट कर लो इस टाइम पे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, अपने ससुराल में खुश हूँ, सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, पर मेरे मायके में मेरी दोनों बहनें मेरे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। उनके आपस में इसलिए बनती है क्योंकि उनकी आदत सबकी बुराई करने की और गॉसिप करने की है। मैं अब इन चीजों से दूर रहती हूँ, मैं उनके लिए कितना भी कर लूँ लेकिन वो मुझे बस बुरा भला ही बोलती रहती हैं। मेरी मम्मी भी उनका ही साथ देती हैं। अब मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, मुझे यकीन है कि उन्हें मुझसे लड़ने का और बुरा भला बोलने का मौका मिल ही जाएगा। इससे पहले भी 2 शादियों में मुझसे सबके सामने लड़ाई कर चुकी हैं। मम्मी साथ नहीं देती तो मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। पैरावनी हुई तब भी मुझे मेरे पति को छोड़कर सबकी पैरावनी हुई। रिश्तेदारों के सामने मुझे जलील कर चुकी हैं। मैं तब भी चुप थी। क्या अपने लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं? मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत फ्रीडम दी हुई है। ऐसा ना हो कि इस बार मेरे पति बीच में आ जाएं, क्योंकि वो भी सब देखते हैं और अब उनका कहना है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा बर्ताव हुआ तो वो अब चुप नहीं रहेंगे। मैं क्या करूं? पहला ऑप्शन, शादी में ही मत जाओ। दूसरा ऑप्शन, शादी में जा रही हो, कुछ हो, अगर आपसे पूरा नहीं पड़ रहा और आपके पति आपके सम्मान को बचाने के लिए वो कूदते हैं तो इट्स अब आपकी जिम्मेदारी मतलब खत्म। फिर आपके पति जाने और जो आपको जलील कर रहे हैं वो लोग जाने। आपने बहुत कुछ सह लिया। और अगर इस अप्रिय स्थिति से बचना चाहती हो कि नहीं चाहती कि आपके पति और उनके बीच में कुछ खींचातानी हो, झगड़ा हो, आगे तक के लिए बात खराब हो, देन अवॉइड। तीसरा और ऑप्शन है, दोबारा इतनी ही बेइज्जती झेलने की क्षमता है, हस्बैंड को बोलो कि तुम मत जाओ, क्या पता वहां पे क्या हो क्या नहीं हो, मैं चली जाती हूँ, मेरी बहन की शादी है। ठीक है ना? तो तीनों ऑप्शन आपके पास हैं, देख लो जो आपको लगे कि मेरे को ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है तीनों ठीक। नेक्स्ट, आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में किसी ने पूछा था, उसके लिए जवाब आया है कि उनके बेटे ने 10th क्लियर करी है एक बार में और नीट में भी फर्स्ट टाइम में। तो आकाश इंस्टीट्यूट अच्छा है, इनका रिव्यू आया है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने 2019 में 12th पास की थी और अब उसके बाद मैंने नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी मैंने फार्मेसी की है बट कोई जॉब नहीं कर रही। इस साल फिर से मैंने नीट की तैयारी करी पर एग्जाम लीक होने की वजह से अब और भी ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। पिछले 10 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ जिसमें पहले सब कुछ ठीक लगता था और अब फैमिली को 2 साल पहले मैं बता दिया है रिलेशनशिप के बारे में हम दोनों ने, पर अब हम दोनों की ही नहीं बन रही। वह अपना ईगो लेकर सेटिस्फाई नहीं होते और मैं शांत रह जाती हूँ। हर कन्वर्सेशन में मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। घर वाले बोल रहे हैं कि कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ, पर मैं इतने लंबे रिलेशनशिप में थी, अब मैं इस चीज को कैसे टैकल करूँ? ना करियर में कुछ अच्छा हो पा रहा है ना रिलेशनशिप में। मेरी फैमिली चाहती है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अर्निंग करूँ, बट इन लॉ के साइड के लोग हैं, वह मुझे काम करने नहीं देना चाहते और मुझे सपोर्ट करते हैं पर इतना नहीं करते। मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई दीजिएगा मैम। देखो, पूरी जिंदगी एक इंग्लिश में कोटेशन है कि अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में चले जाते हो ना तो उसके लिए कि इफ यू एंटर इन अ रॉन्ग रूम देन एडमिट कर लो कि हाँ मैं गलत कमरे में आ गया, बजाय गलत कमरे और गलत लोगों के साथ पूरा जीवन बिताने के। तो बात ये नहीं कि 10 साल लंबा रिलेशन था तो कैसे होगा क्या होगा। लोग कई कई साल, 17-17, 18-18 साल पुरानी रिलेशनशिप छोड़ो, शादी बच्चे उस तक को छोड़ देते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि नहीं हो पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है भगवान का वो है कि आपको पहले से पहले चेतावनी मिल रही है। तो अगर आपके जो इन लॉज हैं वो भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है कि आपको ढंग से कमाने नहीं देंगे, आपके जो होने वाले पति हैं वो लव मैरिज होने के बावजूद अभी आप उनकी पत्नी नहीं बनी हैं, तब ये हालत है कि उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं आप। तो शादी के बाद आपको क्या लग रहा है ये चीजें ऑटोमेटिकली है कि बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी? शादी के बाद तो एक तसल्ली हो जाती है आदमी को कि अब तो ये मेरी पत्नी बन गई, वो और हल्के में लेता है ना? तो और मे भी जो करियर में भी नहीं हो पा रहा ना, बहुत बहुत फर्क पड़ता है कि हमारा जीवन साथी कौन है। एक दूसरे के भाग्य का कमाते हैं, जहां तक मेरे को विश्वास है। तो अगर उनके साथ आपकी सेटिंग होनी ही नहीं होगी ना, आगे तक आपकी लाइफ उनके साथ जानी ही नहीं है,
तो जब तक वो आपकी लाइफ में रहेंगे ना, आपके कुछ होगा भी नहीं ढंग का। तो जो नीट का हुआ वो तो बहुत ही दुखद था। खैर मुझे भी पर्सनली बहुत गुस्सा आया, दुख भी हुआ। मेरा कोई जानकार नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा कि इतने सालों की तैयारी के बाद बच्चे पेपर देते हैं और ये हो जाता है। तो इसके बाद भाई पेपर का तो देखो तुम कुछ कर नहीं सकते हाथ से, लेकिन रिलेशनशिप का कर सकते हो। अगर मन गवाही नहीं दे रहा, एक बार दो बार और सोच लो, उसके बाद मना कर दो साफ। क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर वाले भी आपको समझा ही रहे हैं कि भाई उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। उनको भी तसल्ली हो जाएगी लड़की ने हमारी बात मान ली, और अगले को भी समझ में आएगा कि भाई हर तरीके से मैं ही चलाऊंगा अपनी, ऐसे ही नहीं होगा। मे भी बैकफुट पे आए, सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन आप अभी संतुष्ट नहीं हो, इसका क्लियर वो दे दो कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये रिश्ता कहीं जा नहीं रहा ढंग से। नेक्स्ट, मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, मुझे घर से ही अलग होकर 6 मंथ हुआ है और मेरे सास ससुर विलेज में रहते हैं और हम मुंबई में। विलेज में अभी अलग नहीं हुआ है, सास ससुर अभी देवरानी की प्रेगनेंसी में संभालने आ रहे हैं। देवरानी कही यहाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सास ससुर को संभालना आना चाहिए। मैं मेडिकल शॉप चलाती हूँ जो ससुर की शॉप में है, और ससुर का घर उसके ही ऊपर है। मैं होल डे वहीं रहती हूँ, बस खाना और सोने रेंटेड हाउस में जाना होता है। रोज मुझे वहां जाना होता है, मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प। आपके पास टाइम तो देखो है नहीं, तो अगर आपसे कोई जब तक मुंह से कहे ना ना खुद कि तू ये काम कर दे, तब तक पड़ी लकड़ी मत लो। सास ससुर हैंडल कर रहे हैं, वो कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट, डियर सिस्टर, मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे मेरा फ्लैट बेचकर ससुराल का हिस्सा अपना घर बनवाने के लिए जिद कर रही थी, और बाकी दोनों बहनों का हिस्सा भी मेरे गोल्ड और कैश लेकर अपने पास रखना चाहती थी, पर बहनों को अभी नहीं देना चाहती थी। पर ऐसा मैं कौन मानेगा कि मैं उनका घर बनवाने में 60 लाख खर्च करे हैं और 60 लाख उन्हें कैश दिया है, और उन्होंने मेरी दोनों बहनों को ये सब नहीं बताया, बस कहा कि अब मैं उनके साथ रहूंगी। तो वो मुझे लालची ही समझने लगी और मुझसे बुरा बिहेव करने लगी 6 मंथ से। अब जब मैंने उनको मना कर दिया मकान बनवाने और पैसे देने से, तब से मम्मी मेरे खिलाफ हो गई हैं, बुरा बिहेव करने लग गई हैं, और बल्कि मुझे ही दोनों सामने लालची दिखाकर उनके साथ मिल गई हैं, क्योंकि वो दोनों मुझसे फाइनेंशियली स्ट्रांग है। बड़ी सिस्टर भी बहुत इंसल्ट करती है सबके सामने, पर समाज के डर से मैं नॉर्मल रहती हूँ, और मम्मी के अलावा कौन अपने घर आने देता है। तो ऐसे अपने घर जाके आपको मिल क्या रहा है? अपना थोड़ा सा भ्रम तोड़ो। इमोशंस में आके आप अपना ही बेवकूफ तो बना रहे हो। आपने बिल्कुल सही काम करा, सही डिसीजन लिया, उसके बाद सामने वाले को मिर्ची लग गई कि इसको अकल कैसे आ गई, तो आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा बेवकूफ थोड़ी बनोगे। और आने कौन देता है, क्यों जाना है फिर किसी के घर? अपने ससुराल में मस्त रहो, अपने पति के घर में मस्त रहो। इंसल्ट तभी करेंगे ना जब हम उनके सामने पढ़ेंगे या साथ बोलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ है, या 2-3 घंटे 4 दिन रुकेंगे उनके पास। ऐसा तो है नहीं कि हमें देखते ही वो शुरू हो जाएंगे। तो बस इतना ही मिलना जुलना रखो कि आधे घंटे से ऊपर मिलना जुलना हो ही ना, कि इससे पहले कोई हमारी इंसल्ट करे, कुछ हमें बातें सुनाए, इससे पहले आप कट लो वहां से। नेक्स्ट, दीदी मेरी सास ने मुझे नियमों के नाम पे बहुत सताया और देवरानी के लिए सारे खुद ही तोड़ दिए। मैंने पूछा तो बात का तमाशा बना के मुझे पर और इल्जाम लगा दिए, रोकर पति और ससुर से शिकायत कर दी। हबी ने बोला कि माँ का नेचर जानते हुए क्यों उलझती हो उनसे। ससुर जी मेरी पंचायत लगाने वाले हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे अपनी और देवरानी की भेदभाव पर नहीं बोलना चाहिए? अब मैं क्या करूं? ससुर बहुत जलील करेंगे मुझे। मेरी सास बहुत ज्यादा झूठ बोलती है और ससुर का लहजा बहुत खराब है। सीधी सी बात है, जिस बात पे बात शुरू हुई थी उस बात को फिर पूरी रखो। जब पंचायत होती है तो एक बार पहले भी ये हुआ था कि कहूँ ना कहूँ, मैंने उन्हें सलाह यही दी थी कि जब लोग बैठ रहे हैं बीच बचाव करने या फैसला करने, तो भाई जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो दोनों पक्षों की पूरी पूरी बात रखी जाती है ना। उस टाइम हम थोड़ी ये सोचेंगे कि उसको बुरा लगेगा। अगर हम अपनी बात ढंग से नहीं रख रहे तो फिर हम बेवकूफ साबित होंगे कि बात तो थी नहीं कुछ, इसने क्यों इतनी बड़ी बात रखी। तो जो कुछ भी है आपका रीजन, वो रिएक्शन देने का या बोलने का कि भाई ये भेदभाव हुआ, एक एक छोटी से छोटी बात आपको याद भी रखनी है और वहां पर बोलनी भी है। तभी आपका पक्ष मजबूत होगा कि हाँ, अगर बहू कह रही है तो कुछ बात है ना। और रही बात लहजा खराब होने की या कुछ और है, देखो बदतमीजों की ना उनकी ताकत वही बदतमीजी होती है कि समझदार आदमी या जिसमें सुनने की क्षमता नहीं है, वो उस बदतमीजी से बचने के लिए उनकी 10 गलतियां भी इग्नोर करने में मजबूर हो जाता है।
थोड़ा सा दिल टेढ़ा करके बैठना कि बक लेने दो जो बक रहे हैं, कानों से सुनना लेकिन दिमाग पर असर मत होने देना। अपनी बात जो रखनी है वो फिर तभी पूरी रख पाओगी। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर के मैरिज के लिए अहमदाबाद जाने के लिए टिकट के मनी मेरे पापा से मांग रहे हैं। मेरे पापा देने के लिए तैयार भी हैं। हम बेंगलोर में जॉब की वजह से रहते हैं। मेरे हस्बैंड की अच्छी सैलरी है बट मुझे ठीक नहीं लगता। क्या ये सही है? गलत है। थोड़ा भी जमीर होता आदमी का तो वो खुद ही करता है ये सब चीजें। लेकिन जैसे किसे कहता है हमारे यहाँ तो टुच्चा लालच, छोटी छोटी चीजों पे जो कर जाए है तो गलत ही। लेकिन मांगने वाले ने अपनी जलालत दिखा दी। अब आपके पति वो पिताजी जो अगर मना करें तो वो जलील नजर आएंगे कि यार इतनी छोटी सी चीज के लिए मना कर दिया। तो यहाँ नीचा जो दिख रहे हैं ना वो आपके पति दिख रहे हैं। अब जब उन्हें अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं है तो आप भी छोड़ो। नेक्स्ट, मैम हस्बैंड पसंद के नहीं हैं एंड पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार नहीं है। हस्बैंड कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, गाली देते हैं। मेरे गुस्से में डिवोर्स का मन करता है बट शांत होने पर मन में डिवोर्स के बाद सरवाइव कैसे करूंगी ये आता है। बट मैंने सोचा है आफ्टर जॉब मैं डिवोर्स दे दूंगी। देखो आफ्टर जॉब डिवोर्स दोगी तो फिर जैसे कहानी आती है ना, जॉब लगते ही पत्नी ने दिया डिवोर्स, फिर आपका नाम उन फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अगर नहीं है आपका मन उनके साथ रहने का तो नहीं है, और इसी टाइम आपको वो डिसीजन लेना चाहिए बीइंग एथिकली राइट। लेकिन जब तक हमारा गुंजाइश नहीं है, हम पड़े हैं, उनका यूज कर रहे हैं उनके संसाधनों का, और जिस दिन हम अपने पैरों पर खड़े हुए उस दिन जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब परस्ती हो जाएगी। तब आप गलत दिखोगी सबके नजरों में। ठीक है। नेक्स्ट दी, अगर किसी शादीशुदा लड़की के ससुराल में गरीबी बहुत हो और यदि मैके में फादर अच्छे रईस हों और यदि वे थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मांगती है तो फादर क्यों मदद नहीं करते? क्या सही में बेटी पराई हो जाती है? शादी के बाद ऐसे फादर से बेटी कैसे बिहेव करे? प्लीज रिप्लाई। बहुत सारे लोग हैं और उनको लगता है कि शादी में दे दिया। देखो कई लोगों का ना शुरू से ये रहता है, मोस्टली लोगों का इंडिया में, कि लड़की को पढ़ा दिया लिखा दिया फिर उसकी शादी में भी लगा दिया तो लड़की के प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है उसका पति या वो संभालेगा। ठीक है। अब अगर वो पति फिर आ जाते हैं मांगने या लड़की अपनी आ जाती है, अब उन्हें दिख रहा है कि यार कर तो दिया, फिर अब कितना खाएं। दूसरी चीज इधर फिर जो बेटे होते हैं बहुएं होती हैं उनको फिर पेच लगते हैं कि भाई अब भी उन्हें भरते रहेंगे। तो ये चीज आ जाती है बहुत जगह। वहां पर आपको बीइंग अ बेटी, देखो सब्र करने के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप लड़ोगे अपना कानूनन हक और ये और वो मांगने बैठोगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा रिश्ता, है ना। और फिर भी कब मिलेगा कितना मिलेगा ये नहीं पता। तो बहुत सारे मतलब घरों में ऐसा होता है, तो वहां लड़कियां आती हैं अपना त्योहार करती है चली जाती है। देखो मन में तो खटास आ जाती है कि इतनी परेशान हूं मैं लेकिन ये लोग सही रह रहे कुछ कर नहीं रहे। और आप एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते कि जो भी चल रहा है जैसे भी चल रहे हैं रिश्ते चलते रहे, क्योंकि अपना ये आर्थिक रूप से सही करने के चक्कर में पारिवारिक वो खराब हो जाता है। इसलिए लड़कियां सब्र ही करती हैं। और मुझे लगता है अगर आत्मसम्मान की दृष्टि से भी देखें ना तो भी यही सही है कि ठीक है, मतलब लड़की तो क्या, मैं तो बेटा बहुओं को भी यही वो देती हूँ कि अगर दे दिया उन्होंने माँ बाप ने तो ठीक, नहीं दिया कोई बात नहीं, उनका पैसा है, देना दे, है ना। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी शादी को 11 साल हो गए। इन सालों में मैंने पूरी शिद्दत से अपने सास ससुर देवर जेठ जेठानी सबका अच्छे से काम किया। पूरा घर का काम और सबका ख्याल मैंने रखा। मेरी जेठानी अब अलग रहती हैं। अब भी मैं अच्छे से घर को संभालती हूँ, पर जब से मेरे देवर की शादी हुई है मेरी सास और मेरे देवर दोनों मिलकर मेरी बुराई दूसरों से करते हैं। मैंने कभी किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की कभी, पर अब उन्हें मैं बुरी दिखती हूँ। मुझसे अब भी सारा काम कराते हैं। मेरी देवरानी से कुछ काम के लिए कभी नहीं कहते। अपनी मनमर्जी का काम करती है वो। अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझसे ठीक से बात नहीं करते। मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत कम है और देवर की हाई, बट दीदी इतने सालों से करे हुए को कैसे नकार देते हैं लोग? टेंशन में रहती हूँ इन बातों को लेकर, क्या करूं? आपके हस्बैंड की सैलरी जितनी भी है ना उसी में गुजारा करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो और निकलो इस घर से। आपका सिर्फ और सिर्फ यूज करा गया है जब तक कोई नहीं था, या फिर वही है कि इसका पति कम कमाता है तो इसको एज अ नौकरानी या वो ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है उनकी नौकरी करने की, अगर बात यहीं पे आ जाती है। अब जो इतने साल करा उसका मलाल देखो बहुत टाइम तक रहेगा, लेकिन उसे भी बाहर निकल जाओगी। अब जितने दिन और रुकोगी यहाँ उतने दिन और वो नुकसान बढ़ेगा आपका। कुछ नहीं रखा,
सिर्फ मतलब परस्ती थी और अब टाइम निकल गया है। जितना यहाँ ज्यादा रुकोगी उतना और नुकसान आप अपना ज्यादा करोगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपके ब्लॉग तब से देख रही हूँ जब मैं अनमैरिड थी। अब मेरी शादी हो चुकी, शादी को भी 3 साल हो गए। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड कुछ ज्यादा काम करते नहीं है। जब मैंने अपनी जॉब के बारे में कहा तो मुझे भी जॉब करने नहीं दे रहे। मेरी सास मुझे बहुत टेंशन होती है, प्लीज आप कुछ बताएं। कीप ऑन कन्विंसिंग, उन्हें समझाते रहो और अपने लिए जॉब ढूंढती रहो। अभी कल ही मैंने एक देखी है मूवी छोटी सी, उसमें वही था कि पहले नहीं मिल रही थी परमिशन, लेकिन एक टाइम आया जब क्राइसिस इतने बढ़े कि वो गई नौकरी पे, बनी व्यवस्था एंड में। तो नौकरी अपनी ढूंढती रहो और कन्विंस करती रहो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब बार बार एक ही बात कही जाएगी तो मिलेगी परमिशन। नेक्स्ट, हेलो दी, वैसे तो मेरे हर सवाल का जवाब आपके वीडियो में मिल जाते हैं, लेकिन मैं गांव से हूँ, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। यहाँ पर स्कूलों में पढ़ाई के अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाते। मेरा बेटा 12 साल का है और बेटी 8 साल की। बच्चे अभी घर पर हैं, तो मैं उनको ऐसी क्या चीज सिखाऊं जिससे वो थोड़ा सा आगे बढ़ सके। बेटे का नाम आयुष और बेटी का मीनल है, प्लीज नाम जरूर लीजिए। यह भी आपकी वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, मानते भी हैं। थैंक यू दीदी। देखो, गांव और शहर की ना कहीं सीमाएं अब खत्म हो गई। अगर आप अपने हिसाब से देखना शुरू कर दो तो आपके बच्चों की हॉबी जिस चीज में भी है, या फिर आप अपने हिसाब से यूट्यूब में कुछ सर्च करें कि 8 से 12 साल के बच्चों को हम क्या क्या सिखा सकते हैं। आपके पास ना हजारों ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से कुछ भी जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट लगे कि हाँ इसमें है, आप घर बैठे उनको सिखा सकती हो। जैसे गाँव वैसा शहर, ठीक है ना। और रही बात, अब मेरे बच्चे तो शहर में हैं, लेकिन लाना ले जाना, इतनी गर्मी, उनका टाइम का क्लैश, फिर ये है कि अभी मौका मिला थोड़ा आराम करने का, अब भी भेज दूं, कहीं भी नहीं जाते। जो सीखते हैं जितना भी आता है वो या तो स्कूल में या फोन में। स्कूल में भी एक्टिविटी के नाम पे अक्सर पीरियड मिस हो जाता है, कभी छुट्टी हो जाती है, कभी मैम नहीं आ रही, कुछ हो रहा है, तो वहां पर नाम ही तो है कि एक्टिविटी करा रहे हैं। वहां पर अब फुटबॉल क्लब है तो मेरे बच्चे फुटबॉलर थोड़ी बन गए। कथक क्लास थी तो मेरे बच्चों को कथक इतना ब्रिलियंट थोड़ी आ गया कि वो स्टेज परफॉर्मर बन गए। वो अलग से ही सब क्लासेस लेनी पड़ती हैं अगर लेनी है तो अगर वो ऑनलाइन आपको वहां पे ढूंढोगे तो सब मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन में करवा लो जो याद करवाना है, मतलब जो भी उनको स्किल सिखानी है, कुछ भी है, थोड़े दिन की बात है। फिर बच्चे खुद इस लायक हो जाते हैं कि वो खुद ढूंढ लेंगे अपने लिए। नेक्स्ट, अपने सीटेट प्रिपरेशन के एक स्मॉल वीडियो शेयर कीजिए, अपना स्टडी प्लान प्रिपरेशन। देखो, कोई स्टडी प्लान और प्रिपरेशन ऐसा नहीं था कि मैं इतने से बजे इतने से पढ़ रही हूँ। सिंपल था, मैंने 2 दिन देखा सिलेबस कि क्या क्या है, ठीक है, जितना मोटे मोटे टाइटल थे वो पढ़े। तो उसमें मुझे जो सीडीपी थी, वो सारे जितने भी शिक्षा शास्त्री अब आए हैं, मनोवैज्ञानिक थे, वो सब ऐसे थे जो हमने बीटीसी के टाइम पे नहीं पढ़े, उनमें से कोई भी। वो सब नए थे, तो उनकी थियरी बिल्कुल नई थी। तो मेरे लिए जो मेन था वो मुझे वही करना था और वो बिल्कुल नया टॉपिक था। तो सीडीपी, और दूसरी चीज 150 नंबर के पेपर में से 90 नंबर की सीडीपी ही थी, तो उसको ही मुझे रेडी करना था। ये पहला थॉट, यही मैं सबको बता रही हूँ। और जो टीचिंग कर रहे हैं इतने टाइम से, उनके लिए सीडीपी जब वो करेंगे तो आधी पढ़नी पड़ेगी, आधी उनको बहुत हद तक हेल्प भी मिलेगी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से भी। ऐसा नहीं है कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस किसी काम नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब हिंदी मेरा कमांड अच्छा खासा है, फिर मैथ मेरा कमांड अच्छा खासा है, इंग्लिश मेरी मतलब इतनी है, मुझे पता था कि मैं सीटेट में निकाल लूंगी। इंग्लिश में भी, और अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं भी है, मान लो जैसे ज्यादातर लोग कह रहे हैं भाई हमारा तो मैथ 0 है, मान लिया मैथ 0 है, तो 30 नंबर का मैथ का पेपर है, उसमें से 15 नंबर के ही तो सवाल आने, 15 नंबर की उसमें भी मैथ की सीडीपी ही आनी है। तो अगर आप केवल और केवल सीडीपी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक है, वो सारा कर लेते हो, और जो ये ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, बैच वाइज करवा रहे हैं, जैसे भी इनके मैराथन है पीवाईक्यूज के, पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से ये लोग करवा रहे हैं प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपने एक बार टॉपिक समझ लिए सारे, और एक बार फिर उसके बाद जितने भी मैराथन हैं पिछले ईयर के क्वेश्चंस के, वो आपने सारे कर लिए सबके,
तो आप हो जाओगे बहुत बढ़िया नंबरों से पास। सीडीपी के तो करो ही करो पीवाईक्यूज, बाकी भी सब्जेक्ट जो है ना, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इनके भी आप पीवाईक्यूज के जो मैराथन है खाली वो कर लो, सुन लो, तो भी आपका काम हो जाएगा आराम से। और ऐसा नहीं है कि बहुत मेधावी हूं मैं इसलिए ऐसा होएगा, सबके लिए मैं बता रही हूँ ऐसे ही हो जाएगी तैयारी आराम से। भाई जिन्हें नहीं आ रहा, जो मतलब थोड़े वो हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस जिनका गिर रहा है, ज्यादातर मेरे सामने तो वही आ रहे हैं कि जिनकी हिंदी, इंग्लिश या मैथ कमजोर है। हिंदी में इतनी ऊंची हिंदी नहीं आ रही कि बहुत, वो आपको बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान होना पड़ेगा जब आप हिंदी कर पाओगे, नॉर्मल हिंदी है, ठीक है। इसके बाद में आपका मैथ और वो अगर मान के चलो कि 0 है, तो 15-15 नंबर आपके हट भी गए, 30 नंबर आपके मान लो नहीं भी आए, है ना। 120 नंबर में से 90 नंबर की सीडीपी है आपकी, आपको 90 ही नंबर चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप तीनों विषय के पेपर में 0 लाओगे, जो आपको सीडीपी में 90 में से 90 ही लाने। तैयारी आपकी ऐसी हो जाएगी कि 90 में से आपके 80-85 भी आ जाएंगे, अगर आपने एक बार सारे टॉपिक समझ लिए क्लास के अंदर जो वो बताते हैं टॉपिक वाइज, और एक बार पीवाईक्यूज, और टॉपिक भी समझाने के बाद उनकी भी प्रैक्टिस वो क्वेश्चन से ही कराते हैं। अब ये करा मैंने कौन सी क्लास से था, वो था SA टीचर एकेडमी। बाकी दो जो सचिन क्लासेस हैं, सचिन सर वाली वो, और लेट्स लर्न जो हिमांशी वाली है, वो भी कराते हैं इसी तरीके से। पहले टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो पिछले साल के क्वेश्चन है वो करवाते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी से भी करोगे ना, घबराओ मत। बस एक पहली चीज ये है, आराम से क्लासेस करो, और टाइम टेबल का कुछ नहीं है। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं हर एक को ये बताती हूँ, खाना बनाते टाइम 1 से 1.5 घंटा हर एक को लगता है। फोन रख दो, क्लास चल रही है, बनाते रहो। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, सिर्फ जो मेरे कागज लिखे में यूज हुए हैं वो वही है, जब मैं इनके पीवाईक्यूज वाले जो पेपर है वो खुद हल कर रही हूँ। वो कई बार मॉडल पेपर बना कर देते हैं कि भाई इन्हें हल करो आप अपने साथ साथ, फिर वो आंसर चेक करवाते हैं। तो बस उसमें ही मेरा पेपर भरा हुआ है कि हाँ नंबर लिख के टिक करने में। बाकी मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाया, जो उन्होंने बोला बस वो सुना, बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट दी, मेरी शादी को 8 साल हो गए, जिसमें मैंने गालियां सुनना, पति की बदतमीजी, ओकेजनली शराब पीना, अपने अंदर बीमारियां, बच्चे में बीमारियां देखा। आपसे 4 साल पहले बात के दौरान सजेशन मिला कि कम्प्लीटली अलग हो जाओ, और आज मैं अपने पति से अलग होना चाहती हूँ। तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता। उनके लिए उनके घर वाले सब कुछ, और हम बीवी बच्चे कुछ भी नहीं। फिजिकल टॉर्चर तो नहीं, बट मेंटली टॉर्चर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं बाहर जॉब के लिए गई तो वहां बुलवाया कि फाइनल बात करनी है। मैंने वकील अंकल के थ्रू अपनी शर्तें रखी कि अपने घर वालों से बात कंप्लीटली बंद करो। तो वकील ने कहा कि ऐसा नहीं होता, और मुझे वहां जाने के लिए प्रेशराइज करने लगे। फिर भी मैंने फाइनल ना करते हुए कहा कि मुझे 1 साल का टाइम दो, जिससे मैं कुछ करके कमा सकूं। उसमें भी मंजूर नहीं। और दीदी, नार्सिसिस्ट पार्टनर ऐसा ही होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पार्टनर उससे दूर हो, वो केवल टॉर्चर करना चाहता है। मेरे मम्मी पापा वगैरह कोई भी नहीं है, एक बेटा है 5.5 साल का। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, पैसा भी नहीं देते वो। देखो, जो आपने 1 साल का टाइम मांगा है ना, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ये कह रहे हैं कि अपने घर वालों से बात बिल्कुल बंद करो, वो सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो वो तो नहीं, लेकिन हाँ 1 साल के लिए जो आपने टाइम मांगा है वो सही है, उस पे अड़ जाओ कि नहीं ये तो होएगा। और आप जब एक बार सेटल हो जाओगे, कमाने लगोगे, तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। फिर मुझे भी वीडियो बनाना है, कैसे बनाऊं बताओ प्लीज मैम। देखो, इस पे ना यूट्यूब पे वीडियो देखो। मैं यहाँ 2 मिनट में आपको यूट्यूबर नहीं बना सकती, है ना। फोन रख लिया, शूट कर लिया, लेकिन हाउ टू एडिट, क्या ध्यान रखना है, कौन सा तरीके से बनाओगे, कंटेंट कैसा हो, ये सब चीजों पे 4-5 दिन, अगर आपकी तेज बुद्धि है बहुत, तो भी आपको 4-5 दिन अच्छे से पहले देख लो, समझ लो उन वीडियोस को जिनमें सिखा रहे हैं। ऐसे टॉपिक पे वीडियो हैं, उनमें अच्छे से समझ लो, उसके बाद समझते जाओ, करते जाओ धीरे धीरे, बाकी एक्सपर्टाइज धीरे धीरे आएगी। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं वही हूँ जिसके डिलीवरी के टाइम सास ससुर गाँव चले गए और बुलाने से भी नहीं आए, सी सेक्शन हुआ मेरा। वैसे हम लोग अलग हैं, मेरा मन नहीं है उन लोगों से कोई मतलब रखने का। मेरे हस्बैंड भी बात नहीं करते उन लोगों से। देवर देवरानी ने भी एक कॉल करके भी नहीं पूछा कैसी है कैसी नहीं, जबकि देवरानी के डिलीवरी के टाइम मैंने उसका सब किया था। एक बात और पूछनी थी, मेरी शादी में कान्हा जी की मूर्ति मिली थी जिनकी पूजा मैं करती थी, मतलब सेवा नहीं ले रखी थी, बस सिंपल पूजा करती थी।
और माता रानी की, लेकिन अब हम अलग हो गए तो मैंने अपने पूजा का स्थान भी अलग कर लिया अपने पोर्शन में। लेकिन मेरे भाव पुराने मंदिर और उसके मूर्तियों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि 5 साल से पूजा की है वहां। क्या मैं वो मूर्ति पुराने मंदिर से उठा लाऊं अपने न्यू मंदिर में, या वहीं रहने दूं? क्योंकि पुराने मंदिर में पूजा सास देवरानी लोग भी करते हैं। प्लीज दीदी रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट लॉन्ग हो गया। देखो, ऐसा है, अगर आप मतलब दोनों ही तरीके से कर सकते हो, लेकिन उठा के ले जाना वहां से भगवान जी को, एक तो हो सकता है कि भाई आपकी अटैचमेंट उनसे ज्यादा है, आप ला सकती हो, लेकिन अब उसके बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये लॉटरी का टिकट है कि क्या ही होएगा उसके बाद। तो आप, अच्छा ये होगा कि उन्हीं की मिलती जुलती एक और भगवान जी का विग्रह अपना ले लो दूसरा, और उन्हें रखो। 4 दिन पूजा करोगे, आस्था वापस इनमें भी उतनी ही आ जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है ना? मंदिर भी जैसा वो सजा हुआ था वैसा ही अपना ये बना लो। तो ऐसा नहीं है कि वहीं से भगवान जी आएंगे तभी बात बनेगी। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, लास्ट मंथ एक एक्सीडेंट से मम्मी के हेड पे चोट लगी थी। वहां एक माहौल थोड़ा टॉक्सिक है। स्टिल मैं 20 दिन रुक के मम्मी का केयर करके आई। मेरा भाई है 42 साल का, अनमैरिड, केयर टेकर की हेल्प से मम्मी की देखभाल हो रही है। मेरी बेटी 13 साल की है, उसे वहां अच्छा नहीं लगता था। पापा दिन भर सोते रहते और मम्मी चिल्लाती रहती थी। केयर टेकर को कुछ भी बोल देती हैं, बट मुझे आने के बाद थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है। भाई बोल रहा था मम्मी पापा को अपने साथ लेके रखो, पर मैंने मना करा कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, बेटी की पढ़ाई देखूं या दोनों मम्मी पापा को। हस्बैंड भी नहीं चाहते वो आके हमारे पास रहे। क्या मैंने सही किया? जी, सही किया। हेलो मैम, माय एज इज 26, एमए बीएड सीटेट क्वालिफाई बट अनएम्प्लॉयड। मैं स्टिचिंग शुरू करने का सोच रही हूँ, क्या सही है? क्योंकि जॉब नहीं मिली। हाँ, जब तक जॉब नहीं मिल रही, जो करना है वो कर ही सकते हो। मल्टी टैलेंटेड ही बनोगे, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। नेक्स्ट मैम, आप कर्मा एंड गॉड पर बिलीव करते हो? मैम, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ जिससे मेरा करंट फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है। मैंने सब कर्मा पर छोड़ दिया, बट उनके साथ सब अच्छा हो रहा है। कर्मा सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है क्या मैम? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कर्मा के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। दुख हम अट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है ना, हम वो अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली होता यही है। अब मैं अपनी लाइफ में भी सोचूं ना, ऐसी 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि ना हो, लेकिन होती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी रियलाइज होता है कि जब वो होती है ना, तो तभी मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल चल रही है जिंदगी। तो वो मैं अट्रैक्ट ही कर रही हूँ, मुझे अब समझ में आता है ना? एक टाइम में एक काम करना, या जितना मेरे से इजीली संभल पाता है उतना काम होना, तो मुझे लगता है कि कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा, कुछ अलग चल रहा है। और हमेशा काम जब ओवरलोड हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा, इस महीने ये, हर महीने ये हो रहा है, तो बार बार ये हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि मैं ये चीजें शायद अट्रैक्ट ही कर रही हूँ। मेरा नॉर्मल यही है कि कामों का ओवरलोड ही होता है, तभी मुझे लगता है कि नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। वरना मुझे लगता है कि शायद कुछ खालीपन है, क्या है, सब कुछ ठीक है, अब होने वाला है, अब होने वाला है, वो चीज दिमाग में रहती है ना चाहते हुए भी। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद हो रहा है, और वो मैं ही करवा रही हूँ। तो इसीलिए ये चीज होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप अपने लिए ना सच्चे मन से तसल्ली, खुशी, उनका बुरा नहीं, अपना भला, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की, ये फील करो, तो ये चीजें होने लगेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा, ये दो चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ भी कह लो इन्हें। तो वहां पे मेरे को ये समझ में आया, आप उससे किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप सिर्फ उससे अपना भला कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी का बुरा करा है, तो उसका जो मैनेजमेंट है ना, वो अपने आप करता है यूनिवर्स, वो चीज है। तो अभी ये मत देखो कि उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप ये देखो, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस अपने ऊपर ध्यान लगाओ, उनके ऊपर नहीं। आपकी जितनी भी एनर्जी है ना, आप ऐसे समझो, आपकी जितनी भी एनर्जी है फिलहाल, वो सब उनके फेवर में काम कर रहे हैं। जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, अच्छा हो मेरे साथ, अच्छा हो मेरे साथ, अच्छा हो, ये नहीं सोच रहे, आप उनके बारे में सोच रहे हो कि उन मेरे साथ ये बुरा किया, इनके साथ क्या होगा। उसको नेगेटिव समझ में नहीं आता। ये आप कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी सुन लो, कोई वीडियो सुन लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नेगेटिव नहीं समझ में आता उन्हें।
तो जो भी आप अपने लिए सोच रहे हो ना, अपने लाइफ में अच्छा करने के, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है उनका क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजें उनके हक में काम कर रही हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और उलझी हुई सी है, लेकिन ये थ्योरी है। तो आप बस अपने बारे में सोचो, अपने अच्छे के बारे में सोचो बस, बाकी सब छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। अंदर भी कुछ बचे ना कि हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तब होगा कमाल। नेक्स्ट, दी मेरी बेटियों की एज 22 ईयर्स है, अभी डीएलएड के लास्ट ईयर्स के एग्जाम है। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, बट मुझे शादी की टेंशन हो रही है। आप बेटियों के, मैं अपनी बेटी की शादी सरकारी जॉब लगने के बाद करूं या 1-2 साल के अंदर कर दूं, प्लीज रिप्लाई। देखो, सरकारी नौकरी अगर 40 तक ना लगी तो 40 तक तो रुकते नहीं हम, है ना। लेकिन 22 अभी बहुत कम है, तो अभी 2-3 साल रुक जाओ, 25 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। अच्छा तो वही होगा, बच्चा अपना कामयाब हो जाए, पैरों पर खड़ा हो जाए, जब शादी हो तो ज्यादा सही है। नेक्स्ट, दी आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा अच्छा लगता है। क्या ननद का फोन सिर्फ भाभी को ही करना चाहिए? मैं ही करती हूँ हमेशा, उनकी तरफ से कभी कॉल नहीं आती। 10 दिन भी क्यों ना हो जाए, मेरे सास ससुर को 3-4 दिन में करती हैं कॉल। मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ से रिश्ता चल रहा है, अगर मैं भी कभी ना करूं तो बात हो ही ना, और फिर बोला जाए कि कभी फोन भी नहीं करते। मेरी एक ही नंद है और मैं उनकी एक ही भाभी। ऐसा है, अपनी जिम्मेदारी समझ के अलार्म लगाओ फोन में, और एक बार कॉल करना है ये सोच के कॉल कर दो बस, ठीक है ना। अभी इससे रिवर्ट बैक या मैं ही क्यों करूं, इन चक्करों में पड़ो मत, क्योंकि जैसा चल रहा है चलने दो, खराब ही होएगा उससे, बेकार, मतलब कुछ अच्छा नहीं होने वाला बराबरी करने के लिए। अगर खाली आपके उससे भी चल रहा है रिलेशन, तो भी आज में आपका नुकसान नहीं है। किसी भी दिन आप ये बात कह सकते हो अपने पक्ष में कि भैया फोन हमेशा जब भी करती हूँ मैं ही करती हूँ, ये दुआ करो कि, मतलब शुक्र करो कि इतनी बढ़िया भाभी मिली है तुम्हें। लेकिन करना छोड़ना बेकार की वो है, बनी बनाई बात खराब करने वाली। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, 15 मंथ का बेबी है, वो भी सुपर एक्टिव। मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, स्टडी करती हूँ। मेरी मम्मी दुकान चलाती हैं, मुझसे उम्मीद करती हैं मैं भी दुकान चलाऊंगी और वो आराम करेंगी। मेरे पास खुद स्टडी को बहुत कम टाइम मिलता है, दिन भर बच्चा संभालती हूँ, उसमें सो जाएगा तो कहाँ कहेगा आजा दुकान में, हमारा घर में ही दुकान है। मेरी माँ और बहन बहुत ताना मारती हैं, क्या करूं, पति और ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं इसलिए। देखो, अभी जितने ताने सुनने हैं ना खूब सुन लो, लेकिन अगर पेपर की डेट आ रही है तो पहले पेपर दो अच्छे से, देने दो ताने, और टाइम दे दो कि मैं उसके बाद बैठा करूंगी, अभी नहीं बैठ रही। नेक्स्ट, हेलो डियर हस्बैंड, शराबी एंड नशेड़ी हैं, 2-3 लोन्स भी हैं उन पर। ड्रिंक की वजह हबी के हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है, गाली गलौज करते हैं, लीवर के मेडिसिन लेते रहते हैं। हबी के हैबिट्स में सुधार की कोई उम्मीद नहीं, क्या डूबते के साथ डूबना समझदारी है या मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए? देखो, खाली इस वजह से सेपरेट होना कि डूब रहे हैं वो, ये तो मौका परस्ती हो गई। मान लो आपके बीच में सब कुछ सही है, सारी चीजें हैं, लेकिन अपनी ड्रिंक करने की आदत की वजह से वो इस हालत में पहुंच गए। अब ऐसे कठिन समय में आप उन्हें छोड़ दें, ये तो एथिकली सही बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके बीच में ना इमोशनल बॉन्ड है, ना फिजिकल बॉन्ड है, और ना ही कोई आप, मतलब आप इस शादी में रहना ही नहीं चाहती थी कभी भी, और अब ये भी स्थिति हो गई, तब ये है कि आप छोड़ सकते हो। लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, केवल इस एक वजह से छोड़ना वो थोड़ा गलत है। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं आपके बहुत वीडियो देखती हूँ, मेरी सास बहुत प्यार से बात करके मन की बातें निकाल लेती है, हर बात झूठी बोलती है, 10 से 15 रूम का रेंट लेती है, लेकिन पैसे ही नहीं है ऐसे बोलती है। जो भी काम में पैसे निकलते हैं वहीं पे बहाना मारकर टाल देती है, 10 रुपए भी खर्च नहीं करती हमारे लिए, बेटे से भी नहीं जमती ज्यादा, मेरे मन में बुरा ख्याल नहीं आता उनके लिए, पति कहते हैं उनसे दूरी बनाकर रख, मुझसे नहीं होती दूरी, उपाय बताएं, सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट, आप बहुत अच्छी हो। दूरी आपसे क्यों नहीं हो पा रही? और दूसरी चीज, जब आप एक चीज देख रहे हो, हमेशा कहते नहीं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो मुंह से कितना भी मीठा बोले, आप 1 बार 2 बार 3 बार उनकी बातों में आ सकते हो, लेकिन जो उनके एक्शन दिख रहे हैं आपको, आपको वो चीज क्यों नहीं पीछे धकेल रही? तो जितना बस वो बोलने की मीठी है, तो आप भी बस सुनने की मीठी रहो।
विश्वास इतना ज्यादा उन पे क्यों कर रही हो, इतना ज्यादा जुड़ क्यों रही हो कि उनकी बातों का आप पे फर्क पड़े। हमें धोखा कोई अपना बन के ही तो दे सकता है। अगर हमें पता है सामने से कि वो धोखेबाज है तो फिर हम कैसे धोखा खा लेंगे। तो इतना ज्यादा उनसे इमोशनली अटैच मत हो, नॉर्मल रहो। बात कर रही है ठीक है, हाँ हूँ, अच्छा, बस। नेक्स्ट, जिस लड़के ने अपनी और अपनी मम्मी की स्टोरी बताई वो एग्जैक्टली सेम टू सेम मेरी स्टोरी है, 100%। मेरी एज भी 24.5 है, मैं भी अपनी मम्मी के आगे बहुत रोई हूँ। आप मेरे लिए कभी क्यों नहीं थे, बट अब मैं खुद पर ध्यान देती हूँ। आपके न्यू सब्सक्राइबर हूँ, आज ही आपकी 3 वीडियो देखी। मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है सारा काम करके अपने काम यानी वाईटी चैनल पे काम करूंगी, बट पूरा काम करते करते थक जाती हूँ। टॉक्सिक भी है माहौल, बहुत ही ज्यादा। मदर सेंट्रिक चैनल है तो अलग से सिट डाउन वीडियो ही बनती हैं। अब बताइए, आप अपने दिमाग में टिक टिक चलती है कि चैनल अच्छा चल रहा था, ब्रेक ले लिया बहुत लंबा, अब दोबारा करना है। मोनेटाइजेशन भी था पर कर नहीं पा रही, 2 साल से ब्रेक हो रहा है, बार बार कंसिस्टेंसी नहीं आती। या तो परफेक्ट 3 शॉर्ट 2 लॉन्ग वीकली चाहिए या बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्या ही करूं। घर का काम बहुत हेक्टिक है, मतलब मदर हूँ, ज्वाइंट फैमिली में हूँ, बट घर अलग है, 2 घर जुड़े हैं, सास ससुर चाचा ससुर, बट इंटरफेरेंस बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है। क्या बताऊं, क्या नहीं शॉर्टकट बताऊं। करना बहुत कुछ, दिमाग है हाइपर एक्टिव है, प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाती, फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है, फिर मन हार जाता है, लूप में फंस गई। देखो, अगर ये आपको पता है कि या तो परफेक्ट चाहिए या जीरो, उस परफेक्शन को थोड़ा सा कम कर लो। वो वाली एक मैंने आपको येलो डायरी दिखाई थी ना कि जीरो से बड़ा होता है 0.01%। अगर आप वो भी कर लेते हो, अगर आपसे 3 शॉर्ट 2 लॉन्ग वीडियो नहीं बन रही, एक लॉन्ग वीडियो 1 शॉर्ट बना लो, वो भी नहीं बन रहा, सिंपल एक शॉर्ट बना लो, कहीं से शुरू करो। जब छूट जाता है, आपका तो 2 साल का ब्रेक हो गया, मेरा यहाँ 2 दिन का ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद ही मुझे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लगता थोड़ा आराम और थोड़ा आराम और, नहीं बन रहा, क्या ही दिखाऊं, क्या शूट करूं, नहीं मन कर रहा, अभी और 2 दिन बाद शुरू करूंगी। कितनी बार ऐसा हो जाता है, तो 2 दिन के ब्रेक में ही ऐसा लगता है बहुत दिन से कुछ करा ही नहीं, क्योंकि काम ही इतना। तो 2 दिन भी अगर खाली हो जाता है ना कि कुछ शूट नहीं करा या कुछ एडिट नहीं करा, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना जमाना हो गया कि कुछ काम ही नहीं करा। तो वो कंसिस्टेंसी दोबारा अचीव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है कि एकदम परफेक्ट मत जाओ। आपने देखा होगा 8-8 मिनट की, 5-5 मिनट की, 7-7 मिनट की वीडियो लिव लाइफ इजी पे स्टैंड जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो एडिट करना, वो सब 1.5-1.5 2-2 घंटे का काम वो मैं कर ही नहीं पा रही। मैं आराम कर रही हूँ, फिर बुखार हो गया, मैं सो रही हूँ, है ना। एक वो भी है कि 2 दिन बाद अब स्कूल खुल जाएंगे, कुछ तो वेकेशन वाली फील ले लूं, एक वो भी लोड ले रही हूँ मैं दिमाग में। तो पर्पजली मैं आराम कर रही हूँ, ये वाली चीज भी है। तो भैया उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सिंपल वो हुआ है कि जो आप हमेशा करते हो या करना चाहते हो उस चक्कर में ना पड़ के छोटा सा ही सही जो बन पड़े वो डाल दो, फिर धीरे धीरे अपने आप रिदम बनता चला जाता। आपसे लॉन्ग वीडियो बिल्कुल भी ना बने ना तो बिल्कुल भी मत बनाओ, शॉर्ट बना दो, एक आध बना दो, मत बनाओ परफेक्ट। और उससे उम्मीद मत रखो कुछ भी कि वो बहुत अच्छा चलेगा या जैसे रोज चलते थे हमेशा वैसा भी चलेगा। डाउन जाएगा ये सोच के पोस्ट कर दो, लेकिन जब एक पोस्ट करोगे फिर 2-3 दिन बाद फिर चले एक और डाल देते हैं, ऐसे करते करते बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी। नेक्स्ट, सुनीता जी, आर यू कंटिन्यूइंग विद द ऑनलाइन योगा क्लास और लेफ्ट इट? मैं ऑनलाइन का भी चल रहा है, पैक जो लिया हुआ था, लेकिन उसका टाइम जो है ना 40 मिनट, वो मैं मैनेज नहीं कर पा रही सही बताऊं तो। जो मेरी 10 मिनट वाली एक्सरसाइज है, मुझे उसमें ज्यादा फायदा लगता है कि 10 मिनट में ही मेरा पूरा बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, तो मैं उस पर 40 मिनट सोचती रोज हूँ खर्च करूंगी, लेकिन मुझे लगता है फायदा मेरे 10 मिनट वाले में। तो इसलिए अब वो बहुत इरेगुलर होती जा रही है, इवन छुट्टी में भी नहीं हो पाता कई बार तो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वीडियोस ने लाइफ को बहुत इजी बना दिया। जिना जीना छोड़ दिया था मैंने, पर आपके मोटिवेशन ने डूबते को तिनके का सहारा नहीं पूरा हाथ देकर सहारा दिया है। वैसे मैं पटना से हूँ बट चेन्नई में रहती हूँ हस्बैंड की जॉब की वजह से। अगर यूपी में पोस्टिंग आई तो आपसे मिलने की कोशिश जरूर करूंगी। काश इस जनगणना में आप मेरे घर पर आते। कोई नहीं, जैसे भगवान को देख नहीं पाते सिर्फ फील करते हैं, वैसे ही मैं आपको फील करती हूँ इस उम्मीद में कि आप कभी मिल जाओ मुझे। कितनी ज्यादा प्यारी बात। नेक्स्ट,
मैं पहले ऐड नहीं देखती थी लेकिन अब जरूर देखूंगी आपके लिए। धन्यवाद। ये ऐड वाली बात वो है कि इसमें जितने ऐड आते हैं, इसमें क्या, मेरे किसी भी चैनल पे, तो अगर आप उनको पूरा देखते हैं तो उसमें जो ऐड चलते हैं ना, सिर्फ उसी से ही पैसे मिलते हैं क्रिएटर्स को, जो यूट्यूब के पैसे बनते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपने कितनी लंबी वीडियो देखी वो एक अलग चीज है, उससे तो केवल ये है कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन जो पैसे बनते हैं वीडियो के, वो उन्हीं से बनते हैं जो ऐड से, आप ऐड जो आते हैं। तो अगर आप उनको स्किप नहीं करते, पूरा देख लेते हो, तो मेरा रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा बन जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि बहुत हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं या थैंक यू देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, कई बार कमेंट आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, गिफ्ट विफ्ट रहने दो, मत पड़ो चक्करों में। लेकिन ये आसान उपाय है, अगर आप किसी भी क्रिएटर का, मैं ये नहीं कहती अपना, किसी भी क्रिएटर का आप थैंक यू करना चाह रहे हो, तो उसकी वीडियो में अगर ऐड चल रहे हैं तो आप उन एड्स को पूरा देख लो, समझ लो आपकी तरफ से एक छोटी सी थैंक यू की किस्त उसके पास पहुंच जाएगी। यहाँ पे बता भी सकते हो आप कि हाँ, हमने ऐड पूरे देखे, तो मेरे को भी एक आइडिया रहेगा कि हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को पूरा तरह वो करने के लिए ऐड देख रहे हैं। अच्छा लगेगा बस, और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट, लव यू दी, आप बहुत प्यारी हो। मेरा एक क्वेश्चन है, आप कौन से फोन से वीडियो शूट करती हो? देखो, जो ये आओ बहन वाली होती है, ये तो सैमसंग है, S23, है ना। और जो बाकी के होते हैं फ्रंट कैमरा, उसके जो मैं हॉल वीडियो या वो वाले शूट करती हूँ, वो सब वीवो V29 Pro। नेक्स्ट, मेरे देवर की शादी फिक्स हुई है। देवर एक नंबर का आलसी है, कुछ काम नहीं करता। लड़की के घर वालों को बताया है, AC टेक्नीशियन है, उसको काम आता है पर वो करना नहीं है। अपने पर्सनल खर्चे के लिए भाइयों से पैसे मांगता है, गुटखा बहुत खाता है, साल में 2 बार तो बीमार होता है, खून की कमी, पीलिया, डेंगू। इस बार गाँव गई थी, तब उसमें उस लड़की से मिली, वो बहुत खुश है शादी से, पर सच्चाई उसको नहीं पता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए। मन कर रहा है मैं उसकी माँ को सब बता दूं। दूर से दिखने में हमारा घर परफेक्ट लगता है, पर अंदर कुछ और ही है। मेरे हस्बैंड और उनके बड़े भाई की सैलरी से घर चलता है, अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिश मार के। देखो, ये बताना ना आप उसमें कर सकते हो, लेकिन मानवता के नाते पर आपको नहीं पता कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। हो सकता है वो लड़की आपको गलत समझे, शादी कर ले और उसके बाद ये कहे कि भाभी तो पहले से ही बीज बो रही थी, है ना। ये जिम्मेदारी तो उस लड़की के माँ बाप की थी कि भैया वो जब देखें। हमारे यहाँ तो सिंपल है, अगर कोई कहता है AC टेक्नीशियन है लड़का, तो लड़की के माँ बाप, कोई चाचा ताऊ, कोई भी बिना बताए, जहाँ पे वो काम करता है लड़का, मौके पे जाके ऐसे जैसे औचक निरीक्षण होता है ना, उस तरीके से देख के आते हैं कि करता भी है बिना बताए, ताकि कोई झोल झाल अपनी तरफ से तो वो कसर पूरी करते हैं कि कोई रहे ना। तो ये तो उनका काम है। आपका बताना आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, और जरूरी नहीं है कि आपके बताने से वो चीज रुक ही जाए। हो सकता है फिर उसके बाद भी शादी तो हो जाए, आप विलन बन जाओ सबकी नजर में, तो इस टाइम चुप ही रहो। नेक्स्ट, दीदी अगर पति को कोई काम बताएं और 10 बार बोलने के बाद भी फिर पूछते हैं क्या करना था, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। दीदी खाना बनाती हूँ तो बोलते हैं इतना आटा क्यों लगाया, जबकि उनके टिफिन की रोटी और खा के जाते हैं। रोटी बनी थी, 2 बेटे हैं मेरे, उनको उनके भी खाना खाना था। परेशान हो गई हूँ, कुछ काम बोलते ही इतना बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे ही परेशान होके मैंने भाई मम्मी को बोला तो वो आ गए। मम्मी ने पूछा तो उनसे बोले कि मैं तो कलेश नहीं चाहता। कुछ नहीं बोले। मम्मी ने बोला क्या ये ऐसे ही बोलती रहती है क्या, तो कुछ नहीं बोले। बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं जॉब करती हूँ, दोनों बेटे भी छोटे ही हैं अभी। देखो, यहाँ बस आपके ना सब्र की परीक्षा है और कुछ नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप इरिटेट हो रहे हो बस। इरिटेट तो देखो छोटे बच्चे भी कर देते हैं, कई बार टीचर होते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट भी कर देते हैं कई बार। यहाँ पर आपके पति कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके धीरज की परीक्षा है, उसे बढ़ा लो, प्रॉब्लम खत्म। मेरी सास मेरी नंद से बातें कर रही थी और सास ने बोला कि भाभी से भी बात कर लो। बोली मैंने उनसे बात नहीं करूंगी, क्या मुझे उनसे कभी फोन करना चाहिए या मैं भी बंद कर दूं फोन करना, बात करना? आप अपनी तरफ से मत करो फिर, जब वो ऐसे कह रही है मैं उनसे बात नहीं करूंगी। या फिर सीधे फोन करके पूछ लो कि क्या हो गया, क्यों नहीं करोगी बात, ऐसा क्या हो गया। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते। मैं छोटे से गांव से हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे पति की जो दुकान है कपड़े की,
लेकिन वे ज्यादा गांव में रहने के कारण उतनी नहीं चलती, घर खर्च मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। घर बैठे मैं क्या कर सकूंगा, प्लीज रास्ता दिखाइए। सिलाई भी नहीं आती, पढ़ी लिखी नहीं हो तो कोचिंग भी नहीं कर सकती, टिफिन का काम बीमारी के कारण बंद कर दिया। अब आपने जो जो नहीं कर सकती आपने उनको गिनवा दिया, है ना। अब आप क्या कर सकती हो ये खुद सोचो। आपकी क्वालिटी, आपकी खूबियां अभी भी आप में क्या है जो आप कर सकती हो, वो मुझसे ज्यादा आपको पता होगा कि हाँ ये काम है, ये मैं कर सकती हूँ। पैसे कैसे कमाएं, आप गूगल पे सर्च कर लो, वीडियो देखो कोई सी भी, तो 20 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको सिर्फ ये सेलेक्ट करना है कि इनमें से आप क्या कर सकती हो। क्योंकि देखो, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर बहुत ज्यादा मेहनत जिनके नहीं हो पाएगी, वो लोग फोन में भी सोचे कि हम फोन में ये करके पैसे कमा लेंगे, इतना आसान नहीं है। पैसा कमाना कहीं पर भी आसान नहीं है, मेहनत भी लगती है, स्किल भी लगती है। तो पहले आप अपनी स्किल को पहचानो कि जो जो खराब हो चुका, अब उसके बाद अभी बचा क्या है। फोन की मदद लो, गूगल एआई की मदद लो, मुझे ये आता है, मैं किस तरीके से पैसे कमा सकती हूँ, देखो फिर सेकंड्स में आपके पास पूरी आ जाएगी लिस्ट निकल के। नेक्स्ट, हाय दी, मैं दूसरों के हस्बैंड वाइफ को प्यार और फूल वगैरह दिन गिफ्ट देते रहते हैं, तो मैं उनको दे के हबी को आप नहीं देते हो। हबी ने बोला कि उनको बोलेरो कार दिया है शादी में, इस बात में मैं चुप हो जाती हूँ। वैसे तो हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, वे गिफ्ट वगैरह पैर दिखाना तो उनको आता नहीं। पैसे भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, बस उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, और फूल वगैरह नहीं देते। यह तो प्रॉब्लम नहीं है, पर दहेज कर देने के लिए क्या बोलूं। साउथ इंडियन हूँ, हमारे यहाँ दहेज नहीं देते, शादी में तो 7 तोला गोल्ड भी दिया है, थैंक यू दे दी। आपकी एक्सपेक्टेशन हवा में जो है उड़ रही हैं, उनको आप खत्म कर दो। दूसरों को देख के कभी भी अपनी लाइफ में आग मत लगाओ। आपके पति आपको जिस तरीके से प्यार करते हैं, आपको एक्चुअली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटा सा मान के देखो, फूल ले आए मान लो, क्या करोगे उन फूलों का? 2-4 दिन बाद सूख जाएंगे, फेंक दोगे। वो कह दे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, कुछ लोगों को नहीं होता कहना, नहीं आता उन्हें कहना, नहीं कंफर्टेबल होते वो कहने में, लेकिन होता है फील उन्हें। कभी किसी मौके पे कभी कुछ इस तरीके से घुमा के वो उस बात को कहेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ बात तो यही है। तो ये फिल्मी अंदाज अगर कोई हस्बैंड किसी के दिखा रहे हैं और आपके नहीं दिखा रहे, तो इस चीज को लेके अपने सुखी दाम्पत्य जीवन में आग बिल्कुल मत लगाओ। आपके पास जो आपके पति हैं, उनका जो प्यार करने का तरीका है, उनका जो केयर करने का तरीका है, वो ही आपके लिए बेस्ट है, ये मान के उसमें खुश रहो, सच में खुश रहने लगोगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, शायद वो फूल भी दे दें आपको। आपको क्या लग रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत रोमांटिक है, वो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उनका तरीका प्यार जताने का यही है कि वो केयर करते हैं हर चीज में, कि मुझे कोई परेशानी ना हो। और वो भी धीरे धीरे साल दर साल ये चीज डेवलप हुई है, पहले ये भी नहीं फर्क पड़ता था। तो मैं भी ऐसे हवाओं में उड़ती रहती थी, गुलाब के फूल मिले, कोई मुझे प्यार का इजहार करे शब्दों में, ये वो कुछ नहीं होता। आपको अपना बॉन्ड बनाना होता है, और जब बन जाता है ना, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको चाहिए, लेकिन मांगने से नहीं मिलेंगी, बात ये है। तो अपने सुखी जीवन में आग मत लगाओ दूसरों को देख के। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसे हो आप? हम बहुत परेशान हैं क्योंकि 12th के बाद मेरी शादी हो गई थी, आगे के पढ़ाई ग्रेजुएशन और बीएड मेरे हस्बैंड कराए हैं, लेकिन अब बोलते हैं नहीं कुछ करने देंगे, वो खुद भी जॉब नहीं करते। मुझे क्या करना चाहिए? जिद करनी चाहिए कि इतना पढ़ाया है तो नौकरी तो मैं करूंगी, घर कैसे चलेगा। कोशिश करते रहो और अप्लाई भी करते रहो, चोरी छुपे ही सही। नेक्स्ट, हेलो जी, मेरे हबी वैसे बहुत केयरिंग एंड लविंग है, बट जब भी मुझे उनका सपोर्ट चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल, कभी नहीं मिला। मीन्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं परवाह, कहने को इतना बड़ा घर है बट कुछ भी सही तरह से नहीं बना। सबसे ज्यादा जो यूज होता है जैसे किचन और लॉन्ड्री का काम, वो बहुत खराब सिचुएशन में है, बहुत प्रॉब्लम होती है। किचन का तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़, डीआईवाई हैक्स, ऑर्गेनाइजर से मैनेज कर रही हूँ, उसके बारे में तो बात करना भी छोड़ दिया। बट लॉन्ड्री की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरी 1-1.5 साल की करीब हो गया। बोलते कितना टाइम दे देती हूँ, चलो इस बार कुछ ज्यादा खर्च हो गया या कुछ और तो नेक्स्ट मंथ करवा देना, बट नहीं, समर में धूप इतनी और पाइप कहीं और लगता नहीं सिवाय वॉश बेसिन के।
और वो यूज भी होती है तो बहुत प्रॉब्लम है। वॉशिंग मशीन की शिफ्टिंग इधर से उधर में 8 साल में 8 से ज्यादा बार खराब हो चुकी है। वॉशिंग वाला ढक्कन टूट गया, अब स्पिन वाला भी क्रैक होना स्टार्ट हो गया। स्पिनर तो बिना ढक्कन के चलेगा भी नहीं, क्या करूं प्लीज बताएं। किसी दिन ज्यादा बड़ा करके बात करूं, बताओ इसे, वो हल्के में ले रहे हैं, इस वजह से आपके साथ जो है वो बात बन नहीं पा रही है ना। या फिर कपड़े धोने ही बंद कर दो, जब गंदे कपड़े रहेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि भैया कितनी परेशान हूं मैं। जब तक मिसेज वाला चक्कर है ना, कि वो अब मिसेज मूवी में जो था अपनी परेशानी दिखाई दे रही है, पत्नी को जो परेशानी है बस खाना बना हुआ चाहिए, सिंक का पाइप टपक रहा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो उतना नहीं कि मेहमानों के सामने गंदा पानी फेंक दो, लेकिन कपड़े धोना ही बंद कर दो कुछ दिन के लिए, कहना नहीं धुल रहे, पहले सही कर पाओ सब। नेक्स्ट मैम, मेरे हस्बैंड सिटी से बाहर रहते हैं, फोन भी कम करते हैं, वीडियो कॉल तो ना बराबर, मैं करूँ तो कहते हैं फोन की बैटरी लो है। या दोस्तों के साथ हूँ मैम, एक वाइफ अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर एक इंसान के लिए आती है, वही इंसान इग्नोर करे तो क्या करें। अपने जीवन को रीस्टार्ट करने की सोचो कि पीहर वाला चैप्टर खत्म हो गया, ससुराल वाला शुरू हो गया, पति के साथ कैसा जाना था यू नेवर नो, अब पति ऐसा है, अब मुझे क्या करना है। ना तो आप अपने मैके से बनी हुई हो, ना आप अपने ससुराल से, ना आप अपने पति से, आप एक इंडिविजुअल हो। अपने आप में जीना शुरू कर दो कि अब ये तो ऐसे ही है, अब मुझे क्या करना है। और जिस दिन आप अपने आप में मस्त होना शुरू हो जाओगी ना, चीजें आसपास की अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, जीवन जीने की कला बुक किसकी है उसके बारे में बता दो। मैंने पिछली बार ही बताया था, विट्ठल दास मोदी इस किताब के लेखक हैं। और गूगल पे आरोग्य प्रेस गीता, आरोग्य गीता प्रेस गोरखपुर करके है, उसका फोन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर फोन करके वो किताब बुक कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ जी मैम, मैं भी काम करते टाइम वीडियो सुनती हूँ, काम भी इजीली हो जाता है, बीच में ऐड भी नहीं कट होते, क्योंकि मैं फोन को एक प्लेस पे रख देती हूँ तो बार बार फोन के पास नहीं जाती। रियली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जिनको ससुराल में रहने का तरीका नहीं पता, उसको तो इन वीडियो से सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो बोलती हूँ हर लड़की के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी अपनी मेंटल हेल्थ की बैंड ही ना बजने दे ससुराल वालों की तरफ से, क्योंकि खुद से सब सीख सीख कर समझ तो आता है, बट टाइम बहुत लगता है इस प्रोसेस में। तब तक तो हर कोई इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, बट आपकी वीडियो एक गुरु के ज्ञान के बराबर है, जो सिचुएशन से पहले ही सब बता देती है कब क्या हो सकता है और उसे कैसे टैकल करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, दी मैं भी आपके पूरे ऐड देखती हूँ और लिंक से ही क्लॉथ ऑर्डर करती हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, ग्रेटिट्यूड है आपके लिए, थैंक यू जी। नेक्स्ट, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 3rd में है और बेटा अभी स्कूल नहीं जाता, नेक्स्ट ईयर डालूंगी। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, क्या प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लूँ बेटे के साथ, फिर सोचती हूँ कैसे मैनेज करूंगी। अकेली बहू हूँ, प्राइवेट जॉब के साथ गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन, सबसे बड़ा इन लॉज के साथ रहकर काम। तो अभी रहने ही दो, पहले तैयारी ही कर लो। नेक्स्ट, दी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, उसकी लाइफ कैसे कटेगी। मैं हेल्प नहीं कर सकती, मेरा मायका तीर्थ स्थान के पास है, बहुत गेस्ट आते हैं, मम्मी से अपना ही काम मुश्किल से होता है, क्या करूं, पापा बुलाते हैं गेस्ट, अब तक रोज एक ना एक गेस्ट हमारे यहाँ खाना वाले रहते ही थे। प्लीज इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाई की शादी क्यों नहीं हो रही, उसका कारण, अगर भाई की मर्जी नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो वो तो उसे ही कन्विंस ही करना होगा। लेकिन अगर कोई रीजन है तो देखो, जब तक शादी के काबिल ना हो बंदा, उसकी शादी ना ही हो तो अच्छा है ना। सब कुछ सही है फिर क्यों नहीं हो रही, तो पंडित जी से मिलो, कई बार ग्रह दशा ऐसी हो जाती है, कुछ उपाय वगैरह वो बताते हैं, चीजें काम करती हैं। और दूसरी चीज है कि अब मम्मी जो है तीर्थ स्थान पे है, घर तो बहुत मेहमान आते हैं, हेल्पिंग हैंड रख लो कोई, हाउस हेल्प रख लो कोई, इसलिए काम कर सकते हो। या फिर दूसरी चीज वही है कि मेहमान आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि आप हर एक का आव भगत करते हो, खाना पीना सब कर देते हो, इसलिए आते हैं। जब आपकी तरफ से आव भगत कम होने लगती है, मेहमान अपने आप कम होने लगेंगे। अगर आपसे संभल नहीं रहे हैं तो फिर आप उतना ही करो जितना आपसे हो रहा है। फिर जब लोगों को लगेगा कि वहां जाके हम तो भूखे रह गए या ढंग से हमारी सेवा नहीं हुई, वो अपने आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे। तीर्थ स्थान के पास है तो आपके रिश्तेदारों के अलावा जो लोग आते होंगे, क्या वो सब आपके यहाँ नहीं आते, तो क्या वो रहते नहीं है। ऑप्शन तो है ही ना, लेकिन रहने खाने का फ्री में हो जाएगा, इसलिए सब लोग आपके यहाँ आके पढ़ रहे हैं।
तो जब आपसे नहीं हो पा रहा आपकी मम्मी से, तो जितना होए, खाना नहीं बन पा रहा, खाली चाय नाश्ता करो। जयराम जी। भाई अपने से ऊपर थोड़े ही हैं, आपको भी पता है कि सब आतो मतलब की वजह से ही रहे। नेक्स्ट, क्या अलग होने के बाद अब ससुराल नहीं गई रहने के लिए? मुझे जाना पड़ता है, समाज से डर जाती हूँ, फिर से अपमानित होके ही आती हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जाती, मैं जाती हूँ अपने हिसाब से। कोई काम है, कुछ है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। इतनी देर नहीं रुकना जिसमें पुराने गड़े मुर्दे उखड़ना शुरू हो जाए। नेक्स्ट, दी मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, मुझे लॉन्ग आंसर लर्न नहीं होता अच्छे से, बेबी 15 मंथ का है, बहुत डिस्टर्ब करता है, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी दी। लॉन्ग आंसर याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि लॉन्ग आंसर को बजाय एक लंबा उत्तर मानने के कई छोटे छोटे उत्तरों में डिवाइड कर दो। जैसे आरोही आराध्या के भी होते हैं, 1.5 पेज के होते हैं उनके, तो उसमें क्या करते हैं, उसको बीच बीच में जहाँ एक पॉइंट खत्म हो गया वहां पर ब्रैकेट का निशान लगा देते हैं, तो वो उनको पार्ट्स में, कहानी में याद कर लिया, उसके बाद उन सबको जोड़ दिया। तो आप भी यही ट्रिक ट्राई करो, एक साथ याद करना ही क्यों है। और लॉन्ग आंसर बेसिकली किसी भी पेपर में छोटे से लेके बड़े तक वो कई सारे छोटे आंसरों का मिला के ही तो वहां बनता है एक। तो इस तरीके से याद करो, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर। तो यहाँ पर एपिसोड 207 के मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने तक मत रखना, जिसके काम का लगे उसे शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।